नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वर्डिक्ट। मैं सौम्यदीप लेकर आ चुका हूं एक नया वीडियो जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआईएफएफ न्यूली प्रपोज्ड नेशनल लीग पार्टिसिपेशन मॉडल के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि आईएसएल अपना ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि जो सिस्टम आईएसएल का है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। कोर्ट का डायरेक्शन और एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मैंडेट करता है एआईएफएफ को कि वो अपना एक लीग ओन करे और रन करे जहां पे वो लीग को ओपन होना है एंड देयर मस्ट बी प्रमोशन एंड रिलेगेशन। जिसका मतलब ये है कि जो एमआरए डील के तहत जो लीग बना था, जो कि एक क्लोज्ड डोर लीग था, वो यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो आईएसएल क्लब्स है जिन्होंने एक डिकेड से ज्यादा यहाँ पे स्पेंड किया इस लीग को बिल्ड करने के लिए, वो यहाँ पे हाई लॉसेस के तादाद पे है कि अगर ये चेंज सडन हो तो वहां पे उनको फाइनेंशियल लॉस होना है। तो टू एंश्योर दैट द ट्रांजिशन इज स्मूथ एंड देयर इज नो डैमेज टू इंडियन फुटबॉल, एआईएफएफ ने इन सारी चीजों को एक्नॉलेज करते हुए और मेंटेनिंग ऑल द लीगल थिंग्स, यहाँ पे एआईएफएफ ने एक नया लीग प्रपोज किया है। सो द प्रपोज लीग स्ट्रक्चर विल बी, पहली बात तो यह है कि जो ये पूरा लीग है ये ओन एंड ऑपरेटेड बाय एआईएफएफ होने वाला है। This has been done to ensure that the legal rights stays with the AIFF, not private entities. सेकेंड पॉइंट ये है कि जो टॉप डिवीजन लीग होना है उसमें प्रमोशन एंड रिलेगेशन होने वाला है एंड अ टोटल टीम ऑफ 20 विल बी देयर इन द टॉप डिवीजन लीग so as to ensure that competition is there and at the same time the promoted clubs get enough time to settle in the new system. नेक्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो ये लीग है इसको 20 साल तक यहाँ पे चलाया जाएगा ताकि एक लॉन्ग टाइम मिले इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एंड दैट ब्रिंग समथिंग गुड फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड 20 साल बाद यहाँ पे जो रेवेन्यू राइट्स है वो वापस आ जाएगा एआईएफएफ के पास एंड दिस हैज बीन डन टू एंश्योर दैट परमानेंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन फुटबॉल डजंट हैपन। So what is the core idea behind the new league? Central control instead of club by club survival. तो हर सीजन के स्टार्ट पे यहाँ पे एक सेंट्रल ऑपरेशनल बजट बनाया जाएगा which will be used to run the league, for the league operations, for referees, for prize monies and for the youth leagues. This has been done to ensure that the big clubs don't run away and the small clubs don't collapse. तो यहाँ पे पहले सीजन का बजट यहाँ पे रखा गया है 70 करोड़ रुपए which has been set as the minimum amount required to run the top tier league. तो यहाँ पे जो ये अमाउंट है वो यहाँ पे यूज किया जाएगा प्योरली फॉर द फुटबॉल ऑपरेशंस और जो कोर फुटबॉल कॉस्ट है उसको यहाँ पे हटाया गया है इंडिविजुअल रिस्क से। तो दिस हैज बीन इंश्योर टू सिक्योर द लीग। सो हु पेज इनटू द सिस्टम एंड व्हाई? तो यहाँ पे जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है बिफोर अर्निंग द रेवेन्यू। ये इंश्योर करता है कि जो रिस्क है वो शेयर्ड हो और जो रेवेन्यू है वो गारंटीड ना हो। और जो पेमेंट है इसको कहा जाता है लीग मेंबरशिप कंट्रीब्यूशंस, जहां पे जो रेवेन्यू है वो अर्न्ड होता है नॉट गिफ्टेड। और जो कंट्रीब्यूशन साइज है वो डिपेंड करता है रेवेन्यू शेयर परसेंटेज के ऊपर। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आपके पास रेवेन्यू शेयर है उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है इस नया लीग में। तो चलिए समझते हैं ये जो क्लब पार्टिसिपेशन फीस है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हर एक सीजन के स्टार्ट पे हर एक क्लब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का पेमेंट करेगा एज ए क्लब पार्टिसिपेशन फीस। दिस हैज बीन डन टू एंश्योर कि बस फाइनेंशियली स्टेबल और सीरियस क्लब ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करे इस लीग में। और ये जो अमाउंट है ये रिफंडेबल भी है, जो कि जो सेंट्रल पूल है वहां से वो रिकवर कर पाएंगे। और जो यहाँ पे सारे क्लब का फीस है दैट अमाउंट्स टू 20% ऑफ द सेंट्रल बजट। और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है लीग बजट और क्लब कंट्रीब्यूशंस का। और जो क्लब पार्टिसिपेशन फी है वो ऐसे ही नहीं बढ़ सकता, ये तभी बढ़ सकता है जब लीग का रेवेन्यू ग्रोथ हो। दिस एंश्योर्स कि एआईएफएफ आर्बिट्रेरीली कभी भी जो फीस है उसको ना बढ़ा पाए। सो हाउ द रेवेन्यू राइट्स आर डिवाइडेड? यहाँ पे एआईएफएफ अपने पास 10% रेवेन्यू शेयर रखने वाली है जो कि गवर्नेंस, यूथ फुटबॉल और नेशनल डेवलपमेंट में यहाँ पे काम पे लगाएगी। क्लब्स अपने पास कलेक्टिवली 50% शेयर रखने वाली है जो कि हर एक क्लब के बीच में यहाँ पे इक्वली शेयर होने वाला है एंड दिस इक्वलिटी प्रिवेंट्स फाइनेंशियल डोमिनेशन बाई फ्यू क्लब्स। 10% is kept as a fixed protection for club investments. This rewards long-term participation. और जो कमर्शियल पार्टनर है वो अपने पास 30% यहाँ पे शेयर होल्ड कर पाएंगे, जो कि जरूरत है बिकॉज कमर्शियल एक्सपर्टाइज इज नीडेड टू ग्रो द लीग रेवेन्यू। सो व्हाई देयर इज स्टिल अ नीड ऑफ अ कमर्शियल पार्टनर इन द न्यू लीग? तो देखिए जो ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप होता है ये बहुत ही एक डेलिकेट मैटर होता है जिसको प्रोफेशनली यहाँ पे हैंडल करना पड़ता है। तो जो क्लब्स और एआईएफएफ है उनके पास इतना एक्सपर्टाइज नहीं है कि वो इन दोनों चीज को अच्छे से मैनेज कर पाए। इसके वजह से एक कमर्शियल पार्टनर का नीड यहाँ पे जरूरी है। तो ये जो पार्टनर है ये बजट में यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी और रिस्क अपने पे लेगी
तभी जाके ये हम इंश्योर कर पाएंगे कि ये अच्छे से काम करे। और यहाँ पे उनको 12 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टू अर्न द एडिशनल रेवेन्यू राइट्स, बिकॉज यहाँ पे AIFF इज गोइंग टू गेट कंपेंसेटेड फॉर लॉन्ग टर्म वैल्यू दैट दे आर गिविंग अप इन एक्सचेंज ऑफ दीज 12 करोड़। और पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो रियली डिपेंड करने वाला है लीग का रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर। दिस अलाइंस इंसेंटिव्स विद द इंडियन फुटबॉल्स ग्रोथ। तो इस लीग का रिकवरी रूल भी बहुत यूनिक है एंड बहुत जरूरी है दिस मोमेंट इन इंडियन फुटबॉल, प्रोटेक्शन बिफोर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो यहाँ पे पहले रिपे किया जाएगा फ्रॉम द रेवेन्यू, सो एज टू इंश्योर कि इनिशियल स्टेज में ये जो स्टेक होल्डर्स है वो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पे फेस ना करे। तो इस का टोटल रिकवरी टारगेट है 96 करोड़ रुपीज, जो कि कवर करता है सारा ऑपरेशनल कॉस्ट और एंट्री फीस फ्रॉम द क्लब्स। और यहाँ पे रेवेन्यू बियॉन्ड 96 करोड़ विल ओनली बी ट्रीटेड एज प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे रिकवरी नहीं होगा, और जो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा उसको सेम रेवेन्यू मॉडल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जितना शेयर परसेंटेज यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स के पास रहेगा। सो हाउ द सेंट्रल बजट विल बी इन्वेस्टेड। तो देखिए जो ब्रॉडकास्टिंग और प्रोडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा उतना अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो भी सेंट्रली फंडेड होने वाला है, तो यहाँ पे क्लब्स को इंडिविजुअली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा विद रिगार्ड टू द मार्केटिंग। और प्राइज मनी भी यहाँ पे गारंटेड होने वाला है जो कि सेंट्रल फंड से निकलने वाला है। दिस विल एंश्योर दैट स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस गेट्स रिवार्डेड। और यूथ लीग भी यहाँ पे फुल्ली फंडेड होने वाला है। दिस विल एंश्योर कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट यहाँ पे हो इंडियन फुटबॉल का, कि आगे जाके हम अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे निकाल सके। और AIFF यहाँ पे इंटीग्रिटी, रेफरीज और गवर्नेंस को एंश्योर करेगी फ्रॉम द रेवेन्यू दैट दे विल गेट फ्रॉम द सेंट्रल फंड, बिकॉज इन चीजों को कमर्शियल इन्फ्लुएंस से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड AIFF विल डू सो। और इसके बाद अगर कुछ भी मनी यहाँ पे सेव होता है तो वो AIFF और क्लब्स के पास वापस चला जाएगा। और यहाँ पे क्लब इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि जो पुराने ISL क्लब्स है वो एक फाइनेंशियल रिस्क लेके यहाँ पे एक अनसर्टेन सा लीग में उतरे थे एंड दे आर स्टिल अगेन कमिंग अप इन अ न्यू लीग, अगेन टेकिंग ऑल द फाइनेंशियल बर्डन्स। तो यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस और उनका जो लॉयल्टी है उसको यहाँ पे रिवार्ड किया जाएगा थ्रू दिस थिंग्स, उनका इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करके। और जो रेलीगेटेड क्लब्स है उनको भी यहाँ पे रेवेन्यू शेयर दिया जाएगा, बिकॉज अगर वो नहीं दिया जाए और वो रेलीगेट हो जाए तो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी फेस करना पड़ेगा, जो कि उनका क्लब का ग्रोथ और ऑपरेशंस के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे रेलीगेटेड क्लब्स को यहाँ पे पैराशूट पेमेंट्स दिया जाएगा फॉर अप टू 1% फॉर 2 सीजन्स, सो एज टू इंश्योर कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इन क्लब का वो यहाँ पे वो इंश्योर कर पाए। और क्योंकि जब रेलीगेट हो जाएगा कोई क्लब तो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत दिक्कत होता है उनको, तो वो नहीं हो और वो जो शौक है वो सस्टेन कर पाए, इसके लिए ये अमाउंट उनको दिया जाएगा। और ये इंश्योर करेगा कि वो रेकलेस स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पे वो ना करे। तो पहले हमने डिस्कस कर रखा था कि जो रेवेन्यू शेयर है एक स्टेक होल्डर के पास वो कितना है, तो वो डिटरमाइन करता है कि कितना से और कितना पावर रहेगा एक स्टेक होल्डर के पास ओवर द लीग। तो जैसे AIFF के पास अ टोटल ऑफ 60% यहाँ पे रेवेन्यू शेयर है, तो ये रिस्टोर करते हैं AIFF का पावर विथ रिगार्ड टू द टॉप टियर लीग। और यहाँ पे जो क्लब्स के पास 50% टोटल रेवेन्यू शेयर है वो भी यहाँ पे एक ज्यादा पावर देता है उनके पास, सो एज टू हैव द वॉइस इन द न्यू लीग एंड द न्यू कंसोर्टियम दैट हैज टू बी फॉर्म्ड। एंड यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर के पास भी 30% शेयर यहाँ पे रहेगा, जो कि थोड़ा सा कम है, and they will also have a share but not as much as AIFF and the clubs। तो ये चीज इंश्योर करता है कि कोई भी सिंगल प्राइवेट एंटिटी ये पूरा जो लीग है इसको डोमिनेट ना करे। और यहाँ पे कुछ चीज है जिसके ऊपर डिस्कशंस होना अभी भी बाकी है, जिसमें पहला तो ये है कि जो सैलरी कैप है वो क्या होना है, बिकॉज यहाँ पे प्लेयर्स का सैलरी कैप पहले भी था इस लीग में टू इंश्योर कि यार क्लब्स रेकलेस स्पेंडिंग यहाँ पे ना करे, एंड क्लब का भी जो इन्वेस्टमेंट कैप है वो भी इंश्योर करना है, वो भी यहाँ पे डिस्कस होना है। तो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल क्लब, ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्लब जिनके पास पैसा है वो यहाँ पे बुली ना करे स्मॉल क्लब्स को, और पूरा लीग एज अ होल यहाँ पे ग्रो करे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गारंटीज है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है, क्योंकि जो प्रमोशन रेलीगेशन होगा इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या क्या प्रोमिसेस है, क्या क्या गारंटीज होगा यहाँ पे क्लब के पास, ये भी उनको जानना बहुत जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द होल थिंग। तो ये जो सारी चीज है ये बहुत जल्दी यहाँ पे डिस्कस होने वाला है AIFF के साथ क्लब्स के द्वारा, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स out from that discussion. So there is a huge lot of difference between ISL and this league.
तो जो ISL है वो MRA मास्टर रेट एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था, जो कि साइन हुआ था FSDL और AIFF के बीच में। और वो जो ISL था उसमें FSDL का ज़्यादा से था, बिकॉज FSDL वॉज ओनिंग द लीग, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी शेयर था। लेकिन ये जो लीग है ये AIFF ओन और ऑपरेट करेगी, एंड दे विल ब्रिंग बैक द प्राइवेट फुटबॉलिंग सिस्टम इन इंडियन फुटबॉल, जो कि टॉप टियर लीग को यहाँ पे रन करेगी। यहाँ पे फुटबॉलिंग मेरिट जो था ISL में वो ज़्यादा नहीं दिखता था, बिकॉज अगेन प्रमोशन और रेलीगेशन नहीं था, एक क्लोज्ड डोर लीग था। लेकिन ये वाला जो है इसमें फुटबॉलिंग मेरिट्स को इंट्रोड्यूस वापस से किया जा रहा है, बिकॉज प्रमोशन और रेलीगेशन को यहाँ पे एक्नॉलेज किया जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि 20 टीम यहाँ पे वो करने का सोच रहे, तो दैट विल अगेन इंक्रीज द कॉम्पिटिशंस एंड मैचेस। तो ये प्लेयर्स के लिए भी बहुत बहुत अच्छा खबर है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि जो MRA में था FAF का लिमिटेड कंट्रोल, बट इसमें जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा कंट्रोल है, तो जो टॉप टियर लीग में एक फेडरेशन का से होना चाहिए वो यहाँ पे होने वाला है, अगर ये लीग जो प्रपोज्ड है वो यहाँ पे रन करे। और MRA में जो प्रोटेक्शन होता था इन्वेस्टमेंट्स का, वो तो उधर इंश्योर होता था, लेकिन यहाँ पे भी AIFF वो क्वेश्चन कर रही है फाइनेंशियल रिस्क का, ताकि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ पे लॉस में नहीं जाए। तो देयर इज a huge lot of difference between these two leagues, and the main thing is that कि यार प्राइवेट ओन लीग से हम पब्लिक फुटबॉलिंग मॉडल में वापस आ रहे, तो दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक हाउ इट गोज। एंड जैसे क्लब्स का भी यहाँ पे से रह रहा है, तो दैट इज समथिंग ह्यूज। तो मीटिंग होना है जल्दी यहाँ पे क्लब और AIFF का, क्योंकि मैंने सारे जो पॉइंट्स डिस्कस किया था वो भी डिस्कस होने वाला है। तो जल्दी ये मीटिंग होगा, एंड देन विल गेट टू नो कि कब से ये लीग स्टार्ट होगा या फिर होगा कि भी नहीं। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक फॉर। तो आप ज़रूर बने रहिएगा फुटबॉल वर्डिक्ट के साथ, क्योंकि हम इस पूरे चीज़ को कवर करने वाले हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है इस लीग को लेकर ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि ये जो पूरा सीन है वो कैसे चल रहा है। तो दिस इज सौमिदेव साइनिंग ऑफ।